गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट है वो चल रही थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही थी और उसमें हम पढ़ रहे थे जो 3D श्रेणी के तत्व या धातुएं हैं उनके रसायन के बारे में हम वहाँ पे पढ़ रहे थे। ठीक है, तो 6-7 प्रॉपर्टीज होने के बाद में इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था, इसके अंदर इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो पढ़ ली थी, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज है वो भी पढ़ ली थी। उसके बाद में आज का अपना टॉपिक रहेगा कि संक्रमण धातुओं के संकुल और उनके आयनों की का रंग, कि उनमें जो कलर होता है वो किस कारण से होता है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है इसमें एग्जाम में कि अधिकांश संक्रमण धातुओं के आयन या उनके संकुल रंगीन प्रकृति के होते हैं क्यों। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अधिकांश संक्रमण धातुओं के संकुल आयन या उनके आयन रंगीन प्रकृति के होते हैं क्यों। तो इसका आंसर क्या रहेगा इसमें देखो, तो इसमें ये लिखा जाएगा कि संक्रमण धातुओं के संकुल या उनके आयन रंगीन प्रकृति के होंगे। इसका कारण ये रहेगा कि संक्रमण धातुओं के संकुल और उनके आयनों में जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स से जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में जाता है, हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में जाएगा तो ये ऊर्जा का अवशोषण करेगा। सीधी सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ऊर्जा का अवशोषण करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब ऊर्जा ई व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पे उच्च ऊर्जा स्तर पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, स्थायित्व कम हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए वापिस उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते समय तो इसने ऊर्जा का अवशोषण किया था, लेकिन जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से वापिस निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ये ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। जिस कलर की ऊर्जा का अवशोषण करके ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया था, उसके पूरक रंग की ऊर्जा का उत्सर्जन करके ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से वापिस निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो इसमें क्या आएगा कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में अस्थायी होने के कारण स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो यह अवशोषित किए गए रंग के पूरक रंग की ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उस रंग, तो ये जो हमें आयन्स होंगे संक्रमण धातुओं के या फिर इनके संकुल होते हैं, ये इस पूरक रंग के दिखाई देते हैं। एक कलर की ऊर्जा का अवशोषण करके तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और उसके पूरक रंग की कॉम्प्लीमेंट्री कलर की ऊर्जा का उत्सर्जन करके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन अवशोषित किए गए रंग की ऊर्जा, अवशोषित किया गया जो रंग है उसके जैसा दिखाई नहीं देगा, वो तो उत्सर्जित किया गया जो रंग है उसके जैसा दिखाई देगा। उत्सर्जित कौन सा करेगा, अवशोषित किए गए रंग का जो पूरक रंग होता है वो हमें दिखाई देता है। कौन से कलर का कौन सा कलर पूरक होगा ये भी बता देंगे। उससे पहले आप ये ध्यान में रखो कि ये रंग किस प्रकार से दर्शाते हैं। उसके बाद में इसमें एक बात आती है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ये यदि विजिबल रीजन होता है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम का जो 4-5 क्षेत्र होते हैं उसमें होता है विजिबल, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट, आईआर पैराबैंगनी वाला आ जाएगा, आईआर आ जाएगा, माइक्रोवेव आएगा, एक्सरे, गामा रे। इनमें से जब इलेक्ट्रॉन्स निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते समय यदि प्रकाश के दर्श्य क्षेत्र से, हिंदी में बोला जाएगा इसको दर्श्य क्षेत्र, वेवलेंथ रहेगी इसकी 400 से 800 नैनोमीटर। यदि इलेक्ट्रॉन इस रेंज के बीच में ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तब तो वो रंगीन दिखाई देगा। और लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन यूवी या फिर आईआर रीजन से विकिरणों का अवशोषण करके या ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह रंगीन दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो कोई भी संकुल यौगिक या संकुल आयन है वो रंगीन हो, इसके लिए आवश्यक है कि
जब उसके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएं तो वे प्रकाश के दर्शक क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करें। ठीक है, उसके बाद में इसमें एक लाइन लिखी जाएगी कि संक्रमण धातुओं के संकुलों में रंग निम्न दो कारणों की वजह से उत्पन्न होता है। यानी निम्न दो कारणों की वजह से संक्रमण धातुओं के जो संकुल हैं या फिर उनके जो यौगिक हैं या फिर उनके जो आयन्स हैं वो निम्न दो कारणों की वजह से रंगीन प्रकृति के या रंगीन दिखाई देते हैं। उन दोनों में से फर्स्ट कारण रहेगा डी ट्रांजिशन या डी संक्रमण, और सेकेंड रहेगा इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो इसमें लाइन लिखी जाएगी कि संक्रमण धातुओं के संकुल या इनके आयन्स निम्न दो कारणों से रंगीन होते हैं। फर्स्ट रहेगा डी ट्रांजिशन यानी डी संक्रमण, और सेकेंड रहेगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, हिंदी में बोलेंगे इसको आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा को हिंदी में भी स्पेक्ट्रा ही बोलेंगे, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। अब इसके अंदर इन दोनों को पढ़ना है बारी बारी से, डी संक्रमण को और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को। अब इन दोनों के कारण से कलर किस प्रकार से शो होगा वो देखें। पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर डी ट्रांजिशन को, पहले पढ़ा जाएगा डी संक्रमण। तो सबसे पहले आएगा इसके अंदर डी ट्रांजिशन। डी संक्रमण को पढ़ेंगे तो डी संक्रमण का मतलब है कि एक डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन दूसरे डी कक्षक में होते हैं। डी कक्षक डी सेल है, उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी के, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। 5 हो गए। ये पांचों ही क्या है, समान ऊर्जा वाले हैं, पांचों की ऊर्जा समान है। तो एक डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन दूसरे डी कक्षक में आ जाए तो उसे डी संक्रमण कहेंगे। ऐसा नहीं होता। संक्रमण का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, जिन दो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक से निकल करके जिस दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उन दोनों की ऊर्जा है वो असमान होनी चाहिए, एक जैसी नहीं होगी। हम मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि इस डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इसको डी संक्रमण कहेंगे, ऐसा नहीं होता। ये डी संक्रमण नहीं है। डी संक्रमण क्या होता है इसको हम समझाएंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT के द्वारा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, उसके द्वारा डी संक्रमण को समझाया जाता है। तो इसमें लिखेंगे आप फर्स्ट लाइन कि डी संक्रमण को क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सहायता से समझाया जा सकता है। ठीक है, अब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में डी संक्रमण को किस प्रकार से समझाएंगे वो देखो। तो इसके अनुसार क्या होता है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार क्या होगा कि जब संकुल यौगिक बनते हैं, संकुल यौगिक बनेंगे तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास जुड़ने के लिए लिगेंड आएंगे। ठीक है, तो प्रारंभ में जब लिगेंड नहीं जुड़ा हुआ होता है, जब संकुल यौगिक नहीं बना हुआ होता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 डी कक्षक होते हैं और इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। कब होती है समान, जब संक्रमण धातु आयन ने कोई संकुल नहीं बना हुआ होता है, वो किसी लिगेंड से जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो उस समय केंद्रीय धातु परमाणु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है और समान ऊर्जा वाले कक्षकों को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स या समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। तो इसमें लिखा है, एक लाइन लिखी जाएगी कि CFT के अनुसार प्रारंभ में जब धातु आयन ने कोई संकुल नहीं बनाया हुआ होता है या धातु आयन लिगेंड से जुड़ा हुआ नहीं होता है, उस समय धातु परमाणु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, जिन्हें समभ्रंश कक्षक बोलते हैं। तो समभ्रंश कक्षक की डेफिनेशन आए तो उसमें लिखा जाएगा समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समभ्रंश कक्षक कहेगा। जैसे 3 पी कक्षक है, PX है, PY है, PZ, तीनों का एक ही एनर्जी लेवल है, तो इन तीनों को आपस में समभ्रंश कक्षक बोलेंगे। और यहाँ पे पांचों डी कक्षक जो समान ऊर्जा वाले हैं उन्हें समभ्रंश कक्षक या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाएगा। उसके बाद में CFT ने सेकंड बात क्या बताई, तो CFT ने बताया कि जब संकुल यौगिक बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने के लिए लिगेंड आते हैं
तो उन लिगेंडों के आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण से केंद्रीय धातु परमाणु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं रह पाती है, अर्थात वे अलग अलग ऊर्जा वाले दो कक्षकों में, अलग अलग ऊर्जा स्तरों वाले दो प्रकार के कक्षकों में विपाटित या विभाजित हो जाते हैं। तो सेकंड लाइन लिखी जाएगी कि जब संकुल यौगिक बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु है या आयन्स है, इसके पास जुड़ने के लिए जब लिगेंड आते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं रह पाती है तथा वे दो अलग अलग ऊर्जा स्तरों वाले, अलग अलग एनर्जी लेवल्स वाले ऑर्बिटल्स में विपाटित या विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, डी कक्षकों का क्या हो गया, विभाजन हो गया। अब इसमें आता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स दो लेवल्स बन गए, कुछ डी ऑर्बिटल्स यहाँ आएंगे, कुछ डी ऑर्बिटल्स यहाँ चले जाएंगे। अब यदि इलेक्ट्रॉन्स इस निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से ऊर्जा लेकर के इस उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चला जाता है तो ये क्रिया यहाँ डी संक्रमण कहलाती है। तो डी संक्रमण की क्रिया कौन सी कहलाएगी कि जब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होने के बाद निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से, इसकी ऊर्जा कम है, एनर्जी का ये कम होगा, ये एनर्जी बढ़ रही है, तो सीएफटी के अकॉर्डिंग जब निम्न क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होने के बाद निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से, निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में जाता है और यहाँ से वापस ये उच्च ऊर्जा वाले से यहाँ अस्थायी होगा, तो इलेक्ट्रॉन वापस उच्च ऊर्जा वाले से निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में आएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ डी संक्रमण कहलाती है। डी का मतलब है डी कक्षक से ही गया था और डी कक्षक में वापस आ गया, डी से डी में जाना, डी ये भी डी है, ये भी डी कक्षक है, इस कारण से इसको क्या बोलेंगे, डी संक्रमण कहेंगे। यदि एक एस कक्षक से इलेक्ट्रॉन एक पी में जाए तो उसको हम बोलेंगे एसपी संकरण, लेकिन यहाँ पे दोनों ही क्या है, डी के कक्षक है, इसलिए इसका नाम रहेगा डी संक्रमण। यहाँ वाला नहीं हो सकता डी संक्रमण क्योंकि दोनों डी कक्षकों की ऊर्जा समान है। तो पहले इसमें डी कक्षकों का विपाटन होगा, अलग अलग ऊर्जा वाले डी कक्षक बनेंगे, उसके बाद एक निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाने की क्रिया को ही डी संक्रमण कहा जाता है। ये रहेगी डी संक्रमण की परिभाषा। अब संकुल यौगिक मुख्य रूप से हम दो प्रकार के मानते हैं, एक तो sp3d2 या d2sp3 संकरण वाले ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय संकुल, और एक मानते हैं हम sp3 संकरण वाले चतुष्फलकीय संकुल। अब इन दोनों संकुलों में अष्टफलकीय संकुल और चतुष्फलकीय संकुल दोनों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस प्रकार से होगा पहले वो पढ़ेंगे और उसके बाद में इसमें आता है डी संक्रमण वाला। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझाएंगे कि किस प्रकार से कलर शो करते हैं। अब इसमें भी आया गया कि यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले, हमेशा डी संक्रमण से जो होगा ना, डी संक्रमण जिनमें पाया जाता है वो हमेशा रंगीन नहीं होंगे, उसमें भी एक कंडीशन आएगी कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में जाते समय यदि प्रकाश के विजिबल रीजन से या दर्शक क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेगा तभी वो रंगीन दिखाई देगा, अदरवाइज वो रंगीन दिखाई नहीं देगा। तो पहले हम पढ़ते हैं इसमें अष्टफलकीय में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, उसके बाद में पढ़ेंगे चतुष्फलकीय में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेंगे ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। फर्स्ट लिखें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। फर्स्ट लाइन लिखें इसके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो इसमें आता है अष्टफलकीय क्षेत्र वाले में कि प्रारंभ में धातु आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, यानी वे समभ्रंश ऊर्जा वाले कक्षक है वो होंगे,
ये हो जाएंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। उसके बाद केंद्रीय धातु आयन से जुड़ने के लिए अष्टफलकीय संकुल बन रहा है ना, तो 6 लिगेंड आएंगे जुड़ने के लिए। और जो 6 लिगेंड आते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो उसमें आएगा कि जब अष्टफलकीय संकुल बनता है तो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने के लिए जो 6 लिगेंड आते हैं वे अक्षों की दिशा से आते हैं। 6 लिगेंड कहाँ से आएंगे, अक्षों की दिशा से या अक्षों के ऊपर से आते हैं। ठीक है, तो अभी 6 लिगेंड जुड़ने के लिए आएंगे, अक्षों की दिशा से आएंगे। और अपने पास कक्षक है 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन कक्षकों की जब हम शेप बनाते हैं डी ऑर्बिटल्स की, तो इसमें आता है कि ये जो तीनों कक्षक हैं इनको हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स और इन दोनों को हम बोलते हैं एक साथ में EG ऑर्बिटल्स। इसमें जो ये T2G में 3 ऑर्बिटल्स, देखो T2G में 3 लेटर्स हैं, 1 2 3, तो इसकी संख्या भी 3 होगी। EG में 2 लेटर्स हैं तो इसके अंदर 2 कक्षक रहेंगे। उसके बाद में आता है कि T2G कक्षकों में 3 कक्षक हैं, उनकी आकृति बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी जो चारों लोब्स होती हैं वो अक्षों के मध्य होती हैं। और EG वाले कक्षक हैं दोनों, उसके अंदर जो 4 लोब होती हैं प्रत्येक कक्षक की वो अक्षों के ऊपर स्थित होती हैं। जैसे हम बनाए डी अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये अक्ष है, ये वाई जेड है, अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाएंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा, यानी इनकी लोब अक्षों के ऊपर होती हैं। जबकि डी अक्ष वाई बनाए तो क्या होगा, ये लोब अक्षों के मध्य होती हैं, अक्षों के ऊपर नहीं होती हैं। और जो अष्टफलकीय संकुल बनाने के लिए जो 6 लिगेंड आ रहे हैं वो कहाँ से आएंगे, अक्षों की दिशा से आएंगे। अक्षों की दिशा से आएंगे और अक्षों पे कौन से कक्षक उपस्थित हैं, एजी वाले डी अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कक्षक है वो अक्षों पे उपस्थित हैं। तो ये लिगेंड इनके ज्यादा पास में होंगे और लिगेंड जिन डी कक्षकों के पास में होते हैं उनको वे क्या करेंगे, क्योंकि ये जो डी कक्षक हैं दोनों वो लिगेंडों के बीच में आएंगे, लिगेंडों की दिशा में आएंगे। लिगेंड जिस दिशा से आ रहे हैं वहां पे बीच में क्या उपस्थित है, ये EG ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो लिगेंड इन दोनों डी कक्षकों को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे तो इनकी ऊर्जा अधिक हो जाएगी और बचे हुए इन तीनों की ऊर्जा वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें आएगा कि जब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है तो EG कक्षक है वो कहाँ जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर पे चले जाएंगे। कारण रहेगा कि अष्टफलकीय संकुल बनने के लिए जो 6 लिगेंड धातु से जुड़ने के लिए आते हैं वो अक्षों की दिशा से आते हैं तथा अक्षों की दिशा पर उपस्थित या अक्षों पर उपस्थित EG ऑर्बिटल्स को भी अधिक प्रतिकर्षित करते हैं, इस कारण से उनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है तथा T2G ऑर्बिटल्स हैं उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। और यहाँ पे T2G और EG कक्षकों के बीच ऊर्जा का अंतर है उसको डेल नोट से प्रदर्शित करेंगे। डेल नोट का मतलब इसमें डेल रहेगा ऊर्जा का अंतर और ओ, ये ओ है यहाँ पे, ओ का मतलब क्या होता है, ओक्टाहेड्रल अष्टफलकीय, यानी अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। आ गया समझ में, तो ये रहेगा यहाँ पे डेल ओ। डेल ओ का मतलब यहाँ पे ओ है वो किसको प्रदर्शित करता है, अष्टफलकीय को प्रदर्शित करता है। ये था इनका औसत ऊर्जा स्तर। EG में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर और T2G में रहेंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। अब ये जो EG कक्षक होते हैं वो औसत ऊर्जा स्तर से प्लस में 0.6 डेल नोट जितनी एनर्जी इनकी ज्यादा होती है और इनकी एनर्जी है वो माइनस में 0.4 डेल नोट, इससे इतनी कम रहेगी और इससे इतनी ज्यादा रहेगी 0.6 वाले में, थोड़ा ऊपर बनेगा ये। ठीक है, एक डेल नोट जो होता है उसको हम यदि DQ के रूप में प्रदर्शित करें तो ये 10 DQ एनर्जी के बराबर होता है। उस कंडीशन में ये वाले रहेंगे +6 DQ ज्यादा और इनकी एनर्जी रहेगी -4 DQ जितनी क्या रहेगी, कम रहेगी। ये लिख जाएगा इसमें। ये होता है अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ये हो गया आपके अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे
चतुष्फलकीय क्षेत्र में टेट्राहेड्रल फील्ड है, उसके अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, तो यहाँ पे आ जाएगा टेट्राहेड्रल फील्ड में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ये विपाटन आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये केवल डीडी संक्रमण को समझाने के लिए बताया गया है। तो टेट्राहेड्रल क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है, उसके लिए लिखा जाएगा कि यह है अष्टफलकीय क्षेत्र में होने वाले क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब है कि इस वाले में ईजी कक्षक ऊपर जाते हैं, T2G वाले इसमें T2G ऊपर जाएंगे, ईजी वाले नीचे जाएंगे। इसका कारण क्या रहेगा वो देखो। तो सबसे पहले हम इन्हें वही बना दिया कि संकुल यौगिक बनने से पहले केंद्रीय धातु परमाणु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, अर्थात वे समभ्रंश डी कक्षक होते हैं। उसके बाद में देखें क्या होगा। इसमें आता है कि जब चतुष्फलकीय संकुल बनता है तो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने के लिए क्या आएंगे, 4 लिगेंड आएंगे। अष्टफलकीय में 6 लिगेंड आते हैं, जबकि चतुष्फलकीय में क्या होगा, 4 लिगेंड आएंगे। तो इसमें आएगा कि चतुष्फलकीय संकुल बनने के लिए जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने के लिए 4 लिगेंड आते हैं तो वे ना तो अक्षों की दिशा से आते हैं और ना ही वे अक्षों के मध्य से आते हैं। तो वे कहाँ से आएंगे, तो वे आते ना तो वे T2G कक्षक है ना, T2G कक्षक और लिगेंड है, और लिगेंड है। इनका जो एंगल होता है वो रहेगा 32 डिग्री 44 मिनट, ये एंगल होता है। और ईजी कक्षकों से वे एंगल कितना बनाते हैं, तो ईजी कक्षकों से वे एंगल बनाएंगे, ईजी कक्षक और लिगेंड के बीच का एंगल रहेगा 54 डिग्री 92 मिनट के बराबर होगा। तो इसमें लिखा जाएगा कि प्रारंभ में केंद्रीय धातु परमाणु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, लेकिन जब चतुष्फलकीय संकुल बनने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने के लिए 4 लिगेंड आते हैं तो वे T2G और EG में से किसी भी कक्षक की सीध में या किसी भी कक्षक की दिशा से नहीं आते हैं। वे T2G कक्षक से 32 डिग्री 44 मिनट का कोण बनाते हुए आएंगे धातु परमाणु के पास, और EG कक्षक से 54 डिग्री 92 मिनट का कोण बनाते हुए केंद्रीय धातु परमाणु के पास आएंगे। तो लिगेंड ज्यादा कौन से कक्षकों के पास में है, T2G कक्षकों के पास में ज्यादा है लिगेंड, तो वे इनको अधिक प्रतिकर्षित करेंगे। इस कारण से T2G कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो T2G कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी और EG वाले कक्षकों की ऊर्जा वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये रहेंगे इसमें EG वाले और ये रहेंगे यहाँ पे T2G वाले, 3 है T2G वाले, ठीक है। वही आएगा, ये औसत ऊर्जा स्तर है। ऊर्जा का अंतर है वो डेल टी के नाम से जाना जाएगा। डेल का मतलब ऊर्जा का अंतर, टी का मतलब टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, ठीक है। अब ये T2G कक्षक है, उनसे कितना ऊपर होंगे, तो औसत ऊर्जा स्तर से 0.4 डेल टी के जितना ऊंचे होंगे, और EG कक्षकों की ऊर्जा औसत ऊर्जा स्तर से -0.6 डेल टी जितनी क्या रहेगी, कम रहेगी। ये होगा इसमें चतुष्फलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक है, इसमें भी क्या होगा कि चतुष्फलकीय संकुल है, उसमें इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले EG कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक में जाएगा, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, डीडी संक्रमण कहलाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते समय यदि प्रकाश के दर्शक क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेगा तभी वो रंगीन दिखाई देगा, अदरवाइज वो रंगीन दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल है डीडी संक्रमण का, और कौन से कलर का पूरक कलर कौन सा होता है, और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।